जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 20 मिसलेनियस क्वेश्चंस है, ठीक है ना। और इन क्वेश्चनों का हम लोग क्या करेंगे कि फुल एनालिसिस करेंगे, यानी कि A to Z ऑप्शन का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। और आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या इस टॉपिक से आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अनुच्छेद ... के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। ऑप्शन ए आपको अनुच्छेद 93, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 108, ऑप्शन डी अनुच्छेद 79। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 108, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आइए यहाँ से जानते हैं ये जो संयुक्त अधिवेशन है इसके बारे में। तो देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर किसी साधारण विधेयक पर मतभेद होते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी साधारण विधेयक पर मतभेद होते हैं तब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को क्या किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। तो फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि जब संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है तो इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वह आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा आई। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है, ठीक है ना, वो आपको ओम बिरला है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे। तो देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह आपको गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्हें लोकसभा का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो वह आपको मीरा कुमार थी, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी फंसाने के लिए यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या धन विधेयक पर, ठीक है ना, और संविधान संशोधन विधेयक पर, ठीक है ना, कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो नहीं बुलाया जा सकता। यानी कि धन विधेयक पर अगर मतभेद हो, ठीक है ना, तो धन विधेयक पर तो सबसे पहले मतभेद होता ही नहीं, क्योंकि इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा इसे विचारता अपने पास 14 दिन से अधिक तक रख नहीं सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाएंगे वह आपको साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर ही बुलाए जाएंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और उसकी जो अध्यक्षता करेंगे कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर यानी कि ए, यानी कि एक प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 93, इसके बारे में चर्चा करते थे। देखिए, अनुच्छेद 93 में क्या कहा गया है कि लोकसभा सदस्य अपने दो सदस्यों को, ठीक है ना, एक को अध्यक्ष, ठीक है ना, और दूसरे को उपाध्यक्ष क्या करेगी, चुनेगी। यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं कि लोकसभा सदस्य के द्वारा अपने में से ही क्या होते हैं, चुने जाते हैं। तो फिर यहाँ से प्रश्न आएगा वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वो आपको ओम बिरला है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं कि आपको बी, जो कि आपको अनुच्छेद 110 है। तो देखिए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है? धन विधेयक की। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी परिकल्पना कौन करते हैं। तो देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी परिकल्पना जो करते हैं वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी परिकल्पना कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये जो धन विधेयक है ये आपको संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो देखिए, ये जो धन विधेयक है यह हमेशा संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। और धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। याद रखिएगा कि धन विधेयक कैसा विधेयक होता है, तो सरकारी विधेयक होता है और इसे केवल मंत्री के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। दूसरी बात है कि जो राज्यसभा है, ठीक है ना, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास क्या कर सकता है कि 14 दिनों तक रख सकता है, यानी कि विचार करने के लिए, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाता है कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है? 14 दिनों तक। अगर वो 14 दिनों से अधिक तक रखता है तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि ये जो धन विधेयक है वो आपको पारित हो गया। तो फिर कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो धन विधेयक है यह किसके सिफारिश से लोकसभा में पेश किया जाता है। तो देखिए, यह राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही क्या होता है कि लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 79 की। तो देखिए, अनुच्छेद 79 में संसद के संरचना के बारे में क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। तो देखिए, हमारा जो संसद बना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा संसद के क्या होते हैं, सदन होते हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा संसद के निम्न सदन होते हैं, राज्यसभा संसद के उच्च सदन होते हैं, जबकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको संसद के अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा के संरचना के बारे में जो उल्लेख है अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा के संरचना का जो उल्लेख है अनुच्छेद 80 में, और भारत में एक राष्ट्रपति
होगा, इस बात का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 में। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, अनुच्छेद 108। तो देखिए एक नंबर प्रश्न से हम इतने सारे प्रश्नों को क्या किए हैं, मतलब कवर किए। तो आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं से कभी भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए क्या कर रहा है, भारत के किस राज्य में, ठीक है ना, भारत में कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है, यानी कि कर्क रेखा के नजदीक में कौन सा शहर है, किस राज्य में, यह पूछा जा रहा है प्रश्न, ठीक है ना। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसमें दिए गए विकल्प के अनुसार क्या है कि आपको इसका सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक शहर है आपको जबलपुर, ठीक है ना, जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्या है कि काफ़ी नज़दीक है। क्या है, काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि बताइए कि ये जो कर्क रेखा है आखिरकार हम कहते हैं किसे। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के समानांतर, याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर जो काल्पनिक रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। मतलब यह हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न आ गया कि सर ये कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा याद रखिएगा 18 देशों से होकर क्या होती है कि गुजरती है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा खास प्रश्न आपसे यह पूछ लिया जाता है कि बताइए कि कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं। तो देखिए तो पश्चिम से अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि सबसे पहले गुजरात, ठीक है ना, यानी कि गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। तो यानी कि कुल मिलाकर कर्क रेखा जो है वो आपको भारत के क्या होते हैं कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन राज्यों को क्या करना है कि आपको क्रम से याद रखना है, पश्चिम से पूर्व याद रखिए या पूर्व से पश्चिम याद रखिए। तो हम पश्चिम से पूर्व की तरह एक बार रिकॉल कर देते हैं, ध्यान से सुनेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो होती है वो आपको गुजरती है। तो 2 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत के किस राज्य में, भारत में कर्क रेखा, ठीक है ना, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी 2 का सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए 3 में क्या करा है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो देखो मेरे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा हुआ है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर में हमारी सीमा रेखा जो है वो आपको क्या है लगी हुई है। तो यह आपको 4096 किलोमीटर में लगभग, ठीक है ना। तो देखिए ये जो बांग्लादेश है, ठीक है ना, यह भारत के 5 राज्यों को क्या करती है, स्पर्श करती है। यानी कि बांग्लादेश को छूने वाले भारत के 5 राज्य हैं, उसमें आपको पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन है, मिजोरम है। यानी कि बांग्लादेश को छूने वाले जो 5 भारतीय राज्य है उसमें आपको पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। और सीमा रेखा की लंबाई कितना है, तो 4096 किलोमीटर। अब आइए अब हम यहाँ से चर्चा करते हैं चीन के बारे में थोड़ा, ठीक है ना। तो चीन को छूने वाले जो भारतीय राज्यों की संख्या है वो आपको 5 है, ठीक है ना, जिसमें आपको एक जो है लद्दाख है जो कि अब संशासित राज्य है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य या संघ राज्य जो है वो आपको चीन की सीमा को छूता है। और चीन के साथ हमारे जो सीमा रेखा की लंबाई है वो आपको 3488 किलोमीटर है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर है आपको म्यांमार। तो देखिए म्यांमार के साथ भारत के सीमा रेखा की जो लंबाई है वो आपको 1643 किलोमीटर है। तो म्यांमार को कौन कौन से भारतीय राज्य छूते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये जो आपको क्या है कि 4 राज्य जो है, ठीक है ना, वो आपको म्यांमार की सीमा को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। और म्यांमार के साथ हमारी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1643 किलोमीटर। अब चलिए अब हम बात करते हैं नेपाल की। तो देखिए नेपाल जो है इसके साथ भारत के जो सीमा रेखा की लंबाई है वो आपको 1751 किलोमीटर है। तो ये जो नेपाल है यह भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती है। देखिए वह राज्य कौन कौन है, तो ये आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ हमारे सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1751 किलोमीटर। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है
कि वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना, और जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या करा है, स्वतंत्रता सेनानियों, ठीक है ना, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डॉट डॉट में फांसी की सजा दी गई थी। देखिए प्रश्न क्या करा है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डॉट डॉट में फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1939। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। अब देखो मेरे भाई, ये जो भगत सिंह जी है, ठीक है ना, सुखदेव है, राजगुरु है, इनको जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में। किस जेल में? लाहौर जेल में, ठीक है ना। और इसका कारण था आपको लाहौर षड्यंत्र केस। क्या था? लाहौर षड्यंत्र केस। इसके अलावा केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका जाना, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो लाहौर षड्यंत्र केस है यह क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि साइमन कमीशन जब 1928 में क्या हुआ था कि आपको भारत आया था, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया, और लाहौर में क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय के मतलब कि नेतृत्व में विरोध दर्ज किया गया था। तो लाला लाजपत राय के सर में क्या हुआ था कि विरोध प्रदर्शन करने के दौरान गहरी चोट आई थी, और इसके लिए क्रांतिकारियों ने जिम्मेदार माना था जॉन सैंडर्स को, ठीक है ना। तो इसी जॉन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह और उसके साथियों ने 1928 में कर दिया, ठीक है ना। यह भी आपको भगत सिंह के फांसी का कारण बना। इसके अलावा 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली पर क्या हुआ था कि भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ क्या किया था, बम फेंका था, ठीक है ना। दोनों केसों में उनको क्या किया गया था कि मतलब दोषी ठहराया गया था, और तब जाकर क्या हुआ था 23 मार्च 1931 को इन्हें लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। यानी कि भगत सिंह का जो शहादत दिवस है वो आपको 23 मार्च है। क्या है? 23 मार्च है। देखिए भगत सिंह, ठीक है ना, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी, फांसी से पहले वो क्या कर रहे थे कि आपको लेनिन के बारे में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इनके द्वारा एक दिया गया नारा है इनकलाब जिंदाबाद। याद रखिएगा कि भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भगत सिंह ने एक क्या किया था, संस्था को भी स्थापित किया था, वह था आपको नौजवान भारत सभा, जो कि आपको एक क्रांतिकारी संस्था थी, ठीक है ना। और इसका गठन भगत सिंह ने 1926 में किए थे। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? 1926 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि भगत सिंह और उनके साथियों ने यानी कि बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है ना। भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन सैंडर्स की हत्या कब कर दिए थे? 1928 में, ठीक है ना। इसी को लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, और जहां भी दिक्कत हो बार बार बोल रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 5 में चलते हैं। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ठीक है ना। यानी क्या प्रश्न कर रहा है, देखिए कि किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली, ठीक है ना, स्थानांतरित की? तो ऑप्शन ए कह रहा है जहांगीर, ऑप्शन बी कह रहा है औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जो है बहादुर शाह जफर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां, ठीक है ना। यानी कि शाहजहां जो थे आगरा से राजधानी को कहाँ ले गया था? तो आपको शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली ले गया था। तो देखिए मुगलों की अगर हम राजधानी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो 1526 से 1571 तक मुगलों की राजधानी आगरा था। लेकिन फिर क्या हुआ था कि आगरा से फतेहपुर सीकरी जो था वो आपको राजधानी किसके द्वारा लाया गया था? अकबर के द्वारा। और फतेहपुर सीकरी जो राजधानी रहा था 1571 से 1585 तक। फिर क्या हुआ था कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी से राजधानी को परिवर्तित करके लाहौर ले आया, और लाहौर जो राजधानी रहा था 1585 से 1598 तक। फिर क्या हुआ था कि ये जो अकबर है उसने लाहौर से राजधानी को आगरा लाया, और 1598 से 1648 तक पुनः आगरा जो था मुगलों की क्या रही थी? राजधानी रही थी। लेकिन शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान क्या किया था कि राजधानी को आगरा से शाहजहानाबाद ले आया था 1648 में। तो 1648 से 1857 तक मुगलों की जो राजधानी थी वह आपको कहाँ थी? शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली थी, ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब आइए, अब हम इन मुगल बादशाहों के शासनकाल को जान लेते थे। देखिए जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707, शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658, बहादुर शाह जफर जो है इनका शासनकाल जो है 1839 से आपको मतलब 1857 है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की।
क्या करा है कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में वितरण किसके साधन है? ऑप्शन ए राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति, ऑप्शन सी व्यापार नीति, ऑप्शन डी जो है बजटीय नीति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मौद्रिक नीति। तो आइए जानते हैं कि ये मौद्रिक नीति आखिरकार क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए हर देश के जो सेंट्रल बैंक होते हैं यानी कि केंद्रीय बैंक होते हैं, ठीक है ना, वह ब्याज दरों के में क्या करता है कि मतलब नियंत्रण लाता है, ठीक है ना, यानी कि ब्याज दरों में नियंत्रण मतलब कि लाकर वो क्या करता है कि मुद्रा को नियमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं ताकि वस्तुओं का मूल्य न बढ़ सके, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि मौद्रिक नीति क्या है। तो हम कहेंगे कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों के नियंत्रण के माध्यम से क्या करते हैं कि मुद्रा के मूल्य को नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं ताकि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि न बढ़े। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत में मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है। तो देखिए भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने वाली जो मतलब कि हमारा जो संस्था है वो आपको आरबीआई है, जो कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न किया जाता है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है तो हम कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और इस मौद्रिक नीति यानी कि मौद्रिक नीति बनाने वाली जो समिति होती है उसमें आपको आरबीआई के गवर्नर सहित क्या होते हैं 6 सदस्य होते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि बताइए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो आपको शक्तिकांत दास है जो कि 25वें गवर्नर है, और इनसे पहले उजित आर पटेल थे जो कि आपको 24वें गवर्नर थे। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो देखो भाई आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे वो आपको ओसवार स्मिथ थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न घुमाकर ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो वो आपको सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो देखो भाई आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, वो आपको 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। आरबीआई का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो वो आपको कहाँ है? मुंबई में। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। और आरबीआई का जो गठन हुआ था वो किस आयोग के अनुशंसा पर हुआ था? तो हिल्टन यंग आयोग के अनुशंसा पर। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। तो वहीं 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में वितरण किसके साधन है। तो यह आपको मौद्रिक नीति के साधन है, ठीक है ना। और मौद्रिक नीति को कौन तैयार करता है? तो हर देश का केंद्रीय बैंक तैयार करता है, और हमारे भारत में आरबीआई तैयार करता है, क्योंकि हमारे भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह आपको कौन है? आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 7 में, ठीक है ना, कि आखिर का 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी संशोधित नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 बार, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में 1 बार क्या है कि आपको संशोधन हुआ है। तो देखो भाई प्रस्तावना से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है ना, यह आपको क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चलकर क्या हुआ था? भारत का प्रस्तावना बना था। और इस प्रस्तावना को, ठीक है ना, यानी कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था कि आपको अंगीकृत कर लिया गया था, यानी कि इसको तैयार कर लिया गया था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि ये जो प्रस्तावना है यह क्या है कि संविधान का मूल ढांचा है, लेकिन संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस चीज़ को भी याद रखना है। तो फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन जो एकमात्र बार हुआ है कब हुआ है? 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके तहत क्या हुआ था कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता शब्द को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो वह आपको अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। फिर यहां से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से लिया गया है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और इस संविधान की प्रस्तावना को हम लोग संविधान की कुंजी कहते हैं, या संविधान का इसे परिचय पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिचय पत्र भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये जो प्रस्तावना से पूछे जाने वाले प्रश्न है कुछ, यानी कि जो मौलिक प्रश्न है उसको आप लोग आसानी से आंसर दे पाइएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को प्रस्तावना से संबंधित किसी प्रकार का कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 बार, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर प्रश्न, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता? ऑप्शन ए विश्व डाक दिवस,
ऑप्शन बी विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सी वायुसेना दिवस, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों वह आपको कब मनाया जाता है, तो वह आपको 5 जून को मनाया जाता है, जबकि विश्व डाक दिवस जो है वह आपको 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस यह आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है यह आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इसमें अक्टूबर के 3 दिवस हो गए, विश्व डाक दिवस जो कि 9 अक्टूबर को, ठीक है ना, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को, ठीक है ना, जबकि पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है 5 जून को। तो 8 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। क्या कर रहा है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपको कौन, भारत। यानी कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला जो प्रथम एशियाई देश था वो आपको भारत था। क्या था? भारत था। तो आइए इस मंगलयान के बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। देखिए तो मंगलयान का जो मतलब कि शॉर्ट रूप जिसको कहते हैं वह है आपको मॉम। क्या है? मॉम। मॉम कहने का मतलब हुआ कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है ना। क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो यह भारत का प्रथम क्या था, मंगल अभियान था। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि भारत का प्रथम मंगल अभियान कौन था, तो वह आपको क्या था, मार्स ऑर्बिटर मिशन था, यानी कि मॉम था। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि ये जो मंगलयान है, ठीक है ना, इसका संचालक जो है कौन है, तो इसके जो संचालक है वो आपको इसरो है। इसरो कहने का मतलब हुआ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है उसी के द्वारा क्या हुआ था कि मंगलयान को मंगल की कक्षा में भेजा गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा कि सर इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो का जो मुख्यालय है वो आपको बेंगलुरु में है। और अभी जो इसरो के प्रमुख है के सिवान है। कौन है? के सिवान। तो यहाँ से इन चीज़ों को भी देख ले रहा है। तो फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए ये जो मंगलयान है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्री हरिकोटा स्थित कहाँ से, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा किस रॉकेट के जरिए, तो PSLV C-25 के जरिए। किसके द्वारा? PSLV C-25 के जरिए इसे क्या किया गया था कि मंगल की कक्षा में पहुंचाया गया था। तो PSLV का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना, याद रखना है। और इसका जो 25वां संस्करण था उसी के द्वारा क्या हुआ था कि आपको ये जो मतलब मंगलयान है उसको क्या किया गया था कि आपको मंगल की कक्षा में भेजा गया था। तो यह प्रक्षेपण कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। लेकिन यह मंगल की कक्षा में जो पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि मंगलयान मंगल की कक्षा में कब पहुंचा था, तो 24 सितंबर 2014 को। तो इस सारे चीज को याद रखना है। और इस प्रकार से भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जो मंगल की कक्षा में पहुंचा, ठीक है ना। इससे पहले क्या था कि आपको USSR, ठीक है ना, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यह सब जो था मंगल की कक्षा में पहुंचा था, ठीक है ना। लेकिन हमारा भारत जो है 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचकर दुनिया का चौथा देश बना जो मंगल की कक्षा में पहुंच गया, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो मंगलयान है इसकी लागत कितनी थी? तो देखिए मंगलयान की जो लागत है वो आपको 450 करोड़ थी। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे जिस समय मंगलयान को क्या किया गया था, प्रक्षेपण किया गया था? तो उस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे, ठीक है ना, वो आपको कौन थे, तो के राधाकृष्णन थे। कौन थे? के राधाकृष्णन थे। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। देखिए इस बार जो हम NTPC का एग्जाम दिए हैं उसमें हमसे प्रश्न ये पूछा गया था कि चंद्रयान 1 का जब प्रक्षेपण किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय आपको जी माधवन नायर थे, ठीक है ना। मैंने इसका सटीक आंसर दिया था। तो देखिए ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि अधिक से अधिक चीज़ों को आपको क्या करते हैं कि एक प्रश्न में इंक्लूड करते हैं ताकि आपका हर चीज़ रिवाइज हो जाए। तो देखिए तो अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि मंगलयान के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो हम क्या कहेंगे? के राधाकृष्णन। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वह आपको के सिवन है, ठीक है ना। तीन सारे चीजों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। आप लोगों को जहां भी समस्या होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, बस डॉट डॉट में कलकत्ता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए 1847, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1900। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1855, यानी कि भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित हुई थी 1855 में। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि जूट को भारत में एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? तो जूट को भारत में सोने का रेशा कहा जाता है, यानी कि गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तीन चीज़ों को आपको याद रखना है कि भारत में जूट को क्या
कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत में प्रथम जूट मिल किसने स्थापित किया था? तो वह आपको जॉर्ज ऑकलैंड ने 1855 में स्थापित किया था। कौन स्थापित किया था? जॉर्ज ऑकलैंड ने। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कि भारत में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक राज्य कौन है? तो वह आपको पश्चिम बंगाल है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आपको भारत है। अगर भारत ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश भी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो चीन। यानी कहने का मतलब हुआ कि भारत, बांग्लादेश और चीन यह क्रमशः तीन बड़े जूट के क्या है? उत्पादक देश है। क्या है? तीन बड़े उत्पादक देश है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग रिवीजन में ले लेते हैं, ठीक है ना। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, तीसरे नंबर पर कौन है? चीन है। तो ये जो 10 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? 1855, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 में क्या करा है कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती है? ऑप्शन ए चंबल और बेतवा, ऑप्शन बी कह रहा है चंबल और सोन, ऑप्शन सी नर्मदा और सोन, ऑप्शन डी नर्मदा और बेतवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा और सोन। तो देखिए नर्मदा और सोन दोनों जो है वह आपको अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए वो क्या करती है कि आपको यानी कि अरब सागर में जाके गिर जाती है, जबकि ये जो सोन है यह आपको उत्तर की ओर प्रवाहित करते हुए गंगा में मिलती है। और इसका जो मतलब गंगा जो है इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। तीन चीजों को याद रखना है। तो नर्मदा आपको पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और जबकि आपको सोन जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है ना। और ये जो दोनों नदियां कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है नर्मदा से, तो याद रखिएगा नर्मदा अभी करेंट टाइम में क्या है कि भारत की सबसे पवित्र नदी है। क्या है? सबसे पवित्र नदी है। और ये जो नर्मदा है ये आपको मध्य प्रदेश, गुजरात और आपको महाराष्ट्र में क्या होती है? प्रवाहित होती है। यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए यह क्या होती है कि आपको अरब सागर में जाके समाहित हो जाती है। तो इन चीजों को आपको क्या करना है? याद रखना है। नर्मदा नदी पर ही एक प्रसिद्ध बांध बनाया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। तो इन सारे चीजों को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। सोन किसकी सहायक नदी है? तो यह आपको किसकी है? गंगा की है। तो इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 12 में क्या करा है? हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी वर्गीज कुरियन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना। यानी कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर पूछेगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। फिर ये जो मनमोहन सिंह जो है इन्हें भारत में उदारीकरण का पिता कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक थे। क्या थे? जनक थे। तो आइए हम जानते हैं अपने भारत में ये जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 के दशक में, अर्थात 1966-67 में, ठीक है ना। तो हरित क्रांति से हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा था वो आपको पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा था। जबकि सबसे अधिक प्रभावित फसल की अगर हम बात करते हैं तो आपको गेहूं था और सबसे कम प्रभावित फसल जो था वो आपको क्या था? दलहन था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और पूरे विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वो आपको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। तो इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या कहा जाता है? तो आपको आर्थिक उदारीकरण का पिता। और यह प्रधानमंत्री बनने से पूर्व क्या थे कि भारत के वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री बनने से पूर्व भी ये आपको क्या थे कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसने कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। और आप लोगों को क्लास कैसे लग रही है, ठीक है ना, आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न आपका करा है कि हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो ये आपको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये आपको अमेरिकी थे, ठीक है ना। इन चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। तो 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 13 में अब क्या करा है कि संसद में, ठीक है ना, सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, वर्ष के अंतिम महीना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको फरवरी में, ठीक है ना। तो देखिए संसद में बजट जो पेश किए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वो आपको वित्त मंत्री के द्वारा क्या होता है कि फरवरी महीने में पेश किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। करेंट टाइम के जो वित्त मंत्री है वो कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो कि प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि बताइए संसद में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो वह आपको कौन थे? तो
यानी कि क्या कहते हैं उसको, मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना है। वे 10 बार संसद में क्या किए थे कि आपको मतलब बजट को पेश किए थे। इन चीज़ों को देख लेना है। तो देखिए संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। हाँ, अनुच्छेद 112 में क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण की क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो ये जो बजट होते हैं, इस बजट में होता है क्या, तो सरकार के साल भर के आय व्यय का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। क्या होता है? लेखा जोखा होता है। तो आइए दोस्तों इसे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। प्रश्न मेरा क्या कर रहा है कि संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए करा जनवरी, ऑप्शन बी फरवरी, ठीक है ना, ऑप्शन सी मार्च, ऑप्शन डी वर्ष के अंतिम महीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी। संसद में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। अभी के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जो कि प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में। बजट में होता क्या है, तो सरकार के आय व्यय के क्या होता है, लेखा जोखा होता है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। क्या करा है? उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार के ओर से कौन उपस्थित होता है? ऑप्शन ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कहने का मतलब हो गया कैग, ठीक है ना। उसके बाद है दूसरा राज्य के महाधिवक्ता। क्या है? राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद है आपको भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, यानी कि हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत के जो अभी वर्तमान में महान्यायवादी है वो आपको के वेणुगोपाल राव है, ठीक है ना। जबकि प्रथम महान्यायाधीश जो थे वो आपको MC शीतलवार थे। इस चीज को आपको याद रखना है विविध के तौर पर। तो आइए जानते हैं कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसकी नियुक्ति कौन करते थे। देखिए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76 के 1 के तहत। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि बताइए ये जो महान्यायवादी होते हैं ये कौन होते हैं? तो यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के क्या होते हैं? वकील होते हैं। क्या होते हैं? वकील होते हैं। तो इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो यहाँ से हम क्या सीखे? भारत के महान्यायवादी, ठीक है ना, जो कि आपको क्या है कि संसद के कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। संसद का सदस्य न होते हुए भी लेकिन उसमें मतदान वो नहीं कर सकते। तो आइए थोड़ा सा महान्यायवादी को रिकॉल करते हैं। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवार। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76 के 1 के तहत। और ये जो महान्यायवादी है, ठीक है ना, इनकी जो नियुक्ति करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही क्या करते हैं? कार्य करते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के मुख्य वकील कौन होता है? तो वह आपको महान्यायवादी होता है। तो देखिए 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी भारत के महान्यायवादी। तो आइए इसके अन्य ऑप्शनों पर भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं? विचार करते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए है आपको भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ठीक है ना, यानी कि इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैग। क्या बोलते हैं? कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग, ठीक है ना। तो ये जो कैग है, ठीक है ना, यानी कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति जो होते हैं वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। इन चीज़ों को याद रखना है। तो फिर यहाँ से मेरे दोस्त एक करंट में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में बताइए कि भारत के जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है कौन है? तो वो आपको गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि आपको 14 में, कौन से है? 14वें नंबर के क्या है कि आपको नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, ठीक है ना, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी कि इसमें जो भी पहले हो, अगर कार्यकाल पहले 6 वर्ष पूरा जाएगा तो उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। अगर उम्र 65 वर्ष पर पूरा जाएगा पहले, ठीक है ना, तो उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। मतलब कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का क्या होता है कि आपको मतलब जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो वो होता है, ठीक है ना। तो ये जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है यह भारत सरकार के सरकारी धन का क्या करता है कि आय व्यय का लेखा जोखा करता है और यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। तो इन सारे चीजों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। अब आइए अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी
राज्य के महाधिवक्ता। तो देखिए राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। तो देखिए एडवोकेट जनरल के नियुक्ति का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 165 में है, और इस एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। याद रखिएगा कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और यह एडवोकेट जनरल यानी कि राज्य का महाधिवक्ता जो होता है वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है ना। और यह राष्ट्रपति के क्या कहते हैं, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि राज्य के महाधिवक्ता किसके प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं तो हम क्या कहेंगे? राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न यह कार्य करते हैं। और इनमें क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की क्या होती है, योग्यता होती है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आइए थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। राज्य महाधिवक्ता इसकी जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 165 के तहत किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा, ठीक है ना। और यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मतलब राज्यपाल जब तक चाहे जब तक इनको पद पर रख सकता है, जब चाहे तब इनको क्या कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग राज्य के महाधिवक्ता को भी समझ गए। अब हमको समझना है मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, यह क्या है? तो देखिए तो सबसे पहले वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो आपको सुशील चंद्रा है। कौन है? सुशील चंद्रा है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो आपको सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है ना। तीन चीज़ों को याद रखना है। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि बताइए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वह आपको सुकुमार सेन थे। अभी के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह कौन है? तो वह आपको सुशील चंद्रा है। तो फिर प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं यह कौन होते हैं? तो देखिए यह भारतीय चुनाव आयोग में क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। यानी कि जो भारत के चुनाव आयोग है उसके जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो आपको मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो यहाँ से मेरा एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो यह होता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि यहाँ पर हम चर्चा कर दिए आपको भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 25 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या करते हैं कि आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी क्या करते हैं, मनाते हैं। तो अगर आपका प्रश्न आएगा कि बताइए भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? तो वो आपको मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पहुंच करके बढ़िया से देख लेना। और दोस्तों आप लोगों का क्लास ये जो है कैसा लग रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग अपने फीडबैक देंगे तो थोड़ा सा उससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए क्या होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। क्या कर रहा है? सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? देखिए ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध। ऑप्शन बी शनि, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी। ऑप्शन सी बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। ऑप्शन डी पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सौर मंडल में जो ग्रह है, ठीक है ना, वो आपको आकार के अनुसार सबसे बड़े ग्रह कौन सा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपको बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। क्या है? बुध है। तो देखिए तो सौर मंडल में जो ग्रहों की जो संख्या है, क्या है, ग्रहों की संख्या है वो आपको 8 है। कितनी है? 8 है। जिसमें से सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपको कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपको बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। तो देखिए तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है बृहस्पति, तो बृहस्पति हो गया। उसके बाद आपको शनि है। क्या है? शनि है। शनि के बाद आपको पृथ्वी ऑप्शन दिया है, तो पृथ्वी हो जाएगा। और उसके बाद जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध, ठीक है ना। यानी कि 4 ही ऑप्शन दिए हैं, तो 4 में से ही आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो 15 का सही आंसर ए हो जाएगा। लेकिन एक चीज को रिकॉल कीजिए कि सौर मंडल के बड़े ग्रह जो है वो आपको क्रम से कौन कौन है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और क्या है? बुध है, ठीक है ना। 3 चीजों को बढ़िया से याद रखना है। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 16 में क्या करा है? कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। तो मेरे भाई जानो ये काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। यही वजह है कि आपको महाराष्ट्र और गुजरात में क्या होता है कि कपास की खेती अधिक होता है। मतलब कि काली मिट्टी का जो सबसे अधिक विस्तार है वो आपको महाराष्ट्र और गुजरात में। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 16 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कर
रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 3रा, ऑप्शन डी 9वां। तो देखिए, तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो वो आपको 1980 से 1985 है। तो देखो मेरे भाई, तो ये जो नाबार्ड है, सबसे पहले नाबार्ड का पूर्ण रूप जानते हैं। तो देखिए, नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो यह क्या है कि आपको कृषि के क्षेत्र में ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, नाबार्ड का मुख्यालय आपको मुंबई है। तो याद रखना आपको एक चीज़ यहाँ से और होगा कि ये जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको 12 जुलाई 1982 को हुई थी। याद रखना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। किस समिति के अनुशंसा पर, तो शिवरामन समिति के अनुशंसा पर हुई थी, ठीक है ना। याद रखना है कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 के किस समिति के अनुशंसा पर हुआ था, तो शिवरामन समिति के अनुशंसा पर। और इसके जो अभी चेयरमैन है वो आपको कौन है, तो JR चिंताला है। कौन है, JR चिंताला है। तो याद रखिएगा कि नाबार्ड के अभी चेयरमैन कौन है, JR चिंताला है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर हुई थी, तो शिवरामन समिति के अनुशंसा पर हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मेरे भाई मुंबई है। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से हम 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जानते हैं। तो ये आपको 1974 से 1978, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966, 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो आपको कब से कब तक है, तो 1997 से 2002 है। तो इन सारे चीजों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की, कि हमारा प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि पृथ्वी का जो तापमान होता है वो आपको क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो इस पृथ्वी के लिए क्या होते हैं कि खतरनाक होते हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो कुछ ग्लोबल वार्मिंग गैस का नाम जानिए। जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपको ग्लोबल वार्मिंग गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जलवाष्प हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। तो ये सब आपको प्रमुख क्या है कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। कौन कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 19 में देखिए कैसा प्रश्न पूछ रहा है। ये लग रहा है कि आपके जो बड़े बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 100% सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वह कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। यह भी कथन जो है बिल्कुल क्या है, सत्य है। मतलब कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष, और आपको भारत का नागरिक होना क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। तो दोनों कथन सत्य है। चलिए कथन 3 पर विचार करते हैं। वह केंद्रीय सरकार के अंतर्गत किसी लाभान्वित पद का होना चाहिए। तो यह गलत है। क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको 1 और 2। तो देखिए किस ऑप्शन में 1 और 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको 1 और 2 है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो 19 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए, ये जो लोकसभा है इसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, संसद का निम्न सदन कहते हैं। इसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, या जनता का सदन कहा जाता है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो 19 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं 20 में। क्या कह रहा है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण डॉट डॉट को प्रस्तुत करते। ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन डी भारत के गृह मंत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए, ठीक है ना। और आपको अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही काम करते हैं। तो ये अपने सारे कार्यों के लिए क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति ही क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी के जो आपको क्या है कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। इन चीजों को आपको याद रखना है। भारत के अभी प्रधानमंत्री जो है वो आपको श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। भारत के वित्त मंत्री जो अभी निर्मला सीतारमन है, ठीक है ना, यानी निर्मला सीतारमन जो कि प्रथम महिला यानी कि वित्त मंत्री है पूर्णकालिक रूप से, ठीक है ना। उसके बाद है भारत के जो गृह मंत्री है वो अभी आपको कौन है, अमित शाह है, जबकि प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ
गए होंगे। अगर आप लोगों को कहीं से किसी प्रकार की अगर समस्या इस टॉपिक में आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।